सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu News Analysis. So prior getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. देखो अब से जो द हिंदू आएगी, आई एम ट्राइंग टू डू कि पेपर को भी साथ में लेके चलते हैं, राइट? तो हेल्प मिलेगा आप लोगों को भी। सर एक कभी कभार ना प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे 2024 में जो लोग अपीयर होंगे तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर को किस तरीके से छांटते हो। अगर खुद से पेपर पढ़ रहे हो तो हाँ सर, पढ़ना चाहिए, खुद से एनालिसिस भी करनी चाहिए, बट उसमें क्या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पढ़नी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कल के हैं, कुछ थोड़े दिन पहले के हैं, एक रिकमेंडेड टॉपिक है एंड एक टॉपिक और लेफ्ट होता है जिन्होंने इस टॉपिक को रिकमेंड किया है विद क्रिप्टो करेंसी। आई विल बी कवरिंग बाय टुमारो, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है लॉस एंड डैमेज फंड। सर ये ना कोप से स्टार्ट हुआ है, कोप 27। कोप 27 कंक्लूड हो गया फाइनली। तो उनको कंक्लूड करना तो पहले ही था, लेकिन फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट तक ये फाइनली ये कंक्लूड हो गया और ये लेट ही कंक्लूड हुआ है। तो कंक्लूड हुआ तो सर इसका मतलब क्या केवल कोप 27 पढ़ोगे? नहीं, आई विल गिव यू कंप्लीट डेटा रिगार्डिंग द कोप 1 से लेकर 27 तक की सारी बातें करेंगे कि किसमें क्या चीज आई, किसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया, किसमें कौन सा प्रोटोकॉल आया और किसमें कौन सा कन्वेंशन बना इन विद रिस्पेक्ट टू UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसको अच्छे से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कोप। तो बहुत डिटेल में जाएंगे इस टॉपिक में, जितना इस पीपीटी में है उससे ज्यादा ऐड ऑन करने वाले हैं। तो एक बार लिख लेना पेन पेपर के साथ। एंड सच काइंड ऑफ टॉपिक्स यू कैन एनकाउंटर इन एग्जामिनेशन। अभी तक अगर मॉक दिया है तो आप लोगों ने दो टॉपिक देखा होगा जो प्राइमा फेसा ही आता है, एक G20 और एक कोप 27, और एक और आपका टॉपिक है जो है SCO। ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम चल रहा है अभी, तो यू शुड बी कवरिंग दीज टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। और आज कोप 27 कसम खा लो, क्लैट की कसम, एनएलयू की कसम खा लो, आज के बाद कोप 27 नहीं पढ़ोगे और पूरा कंक्लूड करोगे आज। अब जब पढ़ोगे तो नया नहीं, आप रिवाइज करोगे उसको, ठीक है? सेकेंड इज अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। एक्चुअली जिन्होंने इस टॉपिक को रिकमेंड किया था कि सर क्रिप्टो करेंसी भी पढ़ा देना, उन्होंने 3-4 बार, आई एम रियली सॉरी कि इतना लेट हो गया, बट आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग कि हाँ किसी दिन तो आर्टिकल आएगा द हिंदू में कि जिस टाइम ये पूरा कवर करेंगे आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ FTX, दैट वन थिंग। तो आई वाज वेटिंग फॉर दीज आर्टिकल्स, ताकि अब जब आप क्रिप्टो करेंसी को देखना विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन एंड अदर थिंग्स, अब वो आर्टिकल्स को देखना, उन तीनों आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ना कि कैसे वो स्टैम्पीड का की तरह एक्ट कर रहा है इन द लिक्विडेशन ऑफ द इकोनॉमी। अच्छे से देखेंगे इन सब चीजों को, राइट? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट नॉट, ये जो ग्रेट नॉट है, आई प्रेफर माई नोट्स इन दिस ग्रेट नॉट थिंग विद दिस पीपीटी। ये रशिया से आया है ग्रेट नॉट, माइग्रेटरी बर्ड्स है, और माइग्रेटरी बर्ड्स का एक प्रॉपर कन्वेंशन है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? और इनकी इमेजेस देखने की कोशिश करेंगे। फोर्थ इज अबाउट द स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी काफी मतलब न्यूज में ही रहा है बीच में अभी, क्योंकि जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो स्टैचूज वगैरह की कमी नहीं होने देते हैं आपको, राइट? तो हम भी नहीं होने देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो हर टॉपिक को बहुत डिटेल में जाएंगे एंड ये माइग्रेटरी स्पीसीज को भी अच्छे से देखेंगे, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द स्पीसीज ना, आप यू टेंड टू जस्ट फॉरगेट सच काइंड ऑफ टॉपिक्स, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे टॉपिक को। सबसे पहला है कोप 27। कोप 27 कंक्लूड हो चुका है शर्म अल शेख इजिप्ट में, राइट? शर्म अल शेख इजिप्ट में। तो पहले जान लेते हैं कोप 27 के बारे में, फिर उसके बाद कोप 3, कोप 8 जो इंडिया में हुआ था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कोप 27 में एक चीज हुई है फाइनली, दैट इज द लॉस एंड डैमेजेस। तो सर क्या केवल एक ही चीज हुई है कोप 27 में? बिल्कुल भी नहीं। कोप 27 में अपार्ट फ्रॉम दिस लॉस एंड डैमेजेस एक और हुआ, मैनग्रूव्स। तो देख लिया यहाँ पर, इसमें केवल एक चीज नहीं थी, दैट इज द लॉस एंड डैमेज जो लास्ट टू लास्ट नाइट आई। मैनग्रूव्स का भी था जिसको भी हम लोगों ने बीच में देखा था एक बार मैनग्रूव्स को, तो उसके साथ रिवाइज करते चलना है। तो कोप 27 अकेला पढ़ना एक में जुर्म है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है बेसिकली, हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग नेशंस के बीच का एक टसल देखा, और ये टसल हम लोगों ने कब देखा था? डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के बीच का। देख लो बात किसकी हो रही है, कोप 27, ठीक है? इसमें दो बातें हम लोगों ने की अभी तक, लॉस एंड डैमेज, राइट? एक तो लॉस एंड डैमेज की बात की, दूसरा हम लोगों ने बात किया मैनग्रूव्स के ऊपर कि ये मैनग्रूव से भी रिलेटेड काम करना शुरू करेंगे। सेकंड इज अबाउट कि एक इन्होंने बात किया था
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, इसको सर प्रपोज किया था आपकी यूरोपियन यूनियन ने, जिसको अपोज किया था बेसिक कंट्रीज ने, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ये बेसिक कंट्रीज ने अपोज किया इसको, तो वो फाइनली कैंसिल हो गया। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स तो चलो कट गया, लेकिन ये दो बातें इन लोगों ने अच्छी की। अच्छा, ये कोप 27 की बात हो रही है। अब यूएनएफसीसीसी का कॉन्फ्रेंस था, ये सबको पता होगा, राइट। अब इसके बाद हमारा क्या काम होगा, व्हेन वी विल बी रीडिंग नाउ, तो हम यूएनएफसीसीसी के कॉन्टेक्स्ट में ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा जितने कोप कॉन्फ्रेंस इसमें बहुत बड़ी बड़ी डीलिंग्स हुई हैं, उनको ट्राई करेंगे कि कवर करने का। लेकिन अभी के लिए ये दोनों याद रखना, ठीक है। और ये यूरोपियन यूनियन वाला थिंग जिसमें बेसिक कंट्रीज को हम लोगों ने देखा था, और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स में एक चीज और आप याद कर रख सकते हैं कि एक चीज होती है जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट। अभी जैसे एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो कार्बन क्रेडिट में बहुत बड़ा रोल आता है व्हेन इट कम्स टू द इंडिया एंड चाइना। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, इधर एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर 100 यूनिट कार्बन का आपको टारगेट मिला है यूज करने का, लेट सपोज इंडिया को टारगेट मिला है कि आप 100 यूनिट कार्बन ही यूज करेंगे, आपने क्या किया, आपने अपनी जो भी यूसेजेस थी वो 80 यूनिट में खत्म कर ली। आपके पास कितना बच गया एक्स्ट्रा, 20 आप लेवरेज में चल रहा है, एक्स्ट्रा में चल रहा है। अब मान लो कोई कंट्री है एक्स, ठीक है, उस एक्स कंट्री का यूज था 120, उसको अलॉट हुए थे 100 यूनिट, तो आप उसने 100 तो यूज कर लिया, 20 स्पेयर बच रहा है, तो ये 20 ये इसको सेल कर देगा, तो बेनिफिट हो गया। इंडिया ने क्या किया कि अपना कार्बन क्रेडिट कर दिया। तो अभी कार्बन क्रेडिट में जो 2 बेस्ट नेशन थे जिन्होंने बेस्ट यूज किया है कार्बन क्रेडिट का, दैट इज इंडिया एंड चाइना। तो इतना याद रखोगे। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को इन कंट्रीज ने इसलिए अपोज किया था, इन्होंने टैरिफ के कारण अपोज किया था कि इतना ही टैरिफ लगा देंगी तो हमारा डेवलपमेंट कम हो जाएगा। और इंडिया का क्या टारगेट है कार्बन का, 2070 तक का। इतनी बातें याद रहेंगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें और क्या था हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने किया है कि एक एक्सपेक्टेड मनी रेडी की है, क्योंकि लॉस एंड डैमेज है, और लॉस एंड डैमेज जब इंडियन एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो एक लीगल टर्म आता है, दैट इज द पॉल्यूटर पेज। मतलब जो पॉल्यूट करेगा वही पे करेगा। तो कितना पे करेगा सर, तो इसमें बताई गई कि जो भी ये फंड वंड होंगे तो डेट विल बी नियरली 500 आपका बिलियन रहेगा। 500 बिलियन बहुत होता है भाई साहब, और 200 बिलियन एनुअली रेज करना है। तो ये चीजें समझ में आ गई यहाँ पर, बेसिक चीजें। बट इस लिंक को मत भूलना, ये पूरे कोप 27 में इतनी चीजें हुई हैं शर्म अल शेख में, और नेक्स्ट टाइम कहाँ होगी कोप 28, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो इतना कर लो, कोप 27 के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी अगर कुछ और ऐड होता है तो वी विल बी कीप एडिंग ऑन, राइट। और पेपर तो पढ़ना ही है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट, ये है यूएनएफसीसीसी। देखो यूएनएफसीसी का पहली बात तो ओरिजिनल नेम यूएनएफसीसीसी था ही नहीं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, माय बैड, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, आई वाज ऑन द यूएनएचसीआर, माय बैड। तो यूएनएफसीसीसी का जो फाउंडेशन हुआ था वो था 1994 में। इंटरनेशनल अग्रीमेंट था दैट ले डाउन द ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्लोबल एफर्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज, एक्नॉलेज द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशंस। It makes it clear that the rich countries must provide both the finance and the technology to developing nations. और 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज एग्री करती हैं 100 बिलियन यूएस डॉलर हर साल ये करेंगी, ठीक है। लेकिन ये अभी तक 83 हो पाया, ये 100 हुआ भी नहीं, ये टारगेट भी नहीं अचीव हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक है वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म। वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म ये लॉस एंड डैमेजेस के लिए सेटअप की गई थी 2030 में, ठीक है। अभी इतना सफिशिएंट है यूएनएफसीसी में। अब आइए नोट्स पे, जहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप मेरे साथ साथ उसमें लिखते चलेंगे, इट विल हेल्प यू ओनली, कि काफी सही रहेगा चीजों को एक तरह से कंसोलिडेट करने में, राइट। चलिए मेन टॉपिक अभी रहेगा हमारा यूएनएफसीसीसी, ठीक है, 1994। आई होप ये विजिबल ही रहेगा।
चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहला क्या है, 1994 में आया था। ये बेसिकली अडॉप्ट हुआ था, थोड़ा सा आई विल बी रीडिंग मोर बोर्ड हियर, तो रियो डी जेनेरियो 1992 उसके थ्रू ये आपको आया यूएनएफसीसीसी, इतना तो याद रखना ही है, और कोप इसी के अंदर हुआ है, राइट। अब यूएनएफसीसी ध्यान देना एक चीज उसमें, ये कैसे इसका एक माइंड मैप बन सकता है यूएनएफ, जिसमें हम इतनी सारी चीजों को फोकस करेंगे, राइट। तो इसमें पहली चीज है आपको, दैट इज द बाली एक्शन प्लान, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बाली में तो G20 भी है, तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो गया कहीं ना कहीं। बाली एक्शन प्लान आया 2007 में, ठीक है। उसके बाद आया पेरिस एग्रीमेंट, जिसको आप किगाली अमेंडमेंट भी बोलते हो, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, राइट। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया, क्योटो प्रोटोकॉल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से रिलेटेड रहा, ये आया था 1997 में। तो इतने तो आपको ये तीन याद रहने चाहिए कि बाली एक्शन प्लान, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे ही यूएनएफसीसीसी से रिलेटेड है। एंड व्हेन इट कम्स टू द यूएनएफसीसीसी, तो कोप 27 और कोप के सारे मीटिंग्स में ही ये सारे एक्शन प्लान या एग्रीमेंट या फिर प्रोटोकॉल साइन हुए, ठीक है। तो उसको भी ठीक से देखेंगे। अब देखना इधर कि किसमें क्या हुआ था, पहले इस चीज को देख लें। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो आया था आपको कोप 3 के टाइम पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3। अभी वाला कितना है, 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3। और इसमें बेसिकली यही हुआ था कि जितना भी एमिशन है, इंडस्ट्रियल एमिशन रिडक्शन करना है हमको, ठीक है। तो इसमें नीचे भी आप लिख सकते हो कि इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन। तो आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सर ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, कोप 3 वाला, ये किससे रिलेटेड है? तो इंडस्ट्रियल एमिशन से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल कोप 3 1997। यहां से आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, देयर इज नो इफ और बट, या फिर लाइकली टू कम, लाइकली टू कम तो नहीं, दे आर मोस्ट लाइकली टू कम। अब आते हैं बाली एक्शन प्लान। जो आपका बाली एक्शन प्लान है ये वाला हमारा, ये है कोप 13 का, बाली एक्शन प्लान है कोप 13 का। और बेसिकली ये बाली इंडोनेशिया में ही हुआ था ये, ठीक है। एंड इसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था कि जो भी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं वो हम 2019 तक टैकल करेंगे, ये इसका टारगेट है। टारगेट तो इनके वैसे भी अजीब अजीब से रहते हैं, 27 का भी टारगेट देखना पेज वाला, इसमें जब देखो इनके पास कुछ होता नहीं है ना, तो ये कुछ भी बोल देते हैं कि आने वाले टाइम पे देखेंगे, इतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे, तो एटलीस्ट कुछ ना से भले हाँ सही। तो बाली एक्शन प्लान क्लियर है, राइट। एंड दिस इंडस्ट्रियल एमिशन प्लान क्लियर है यहाँ पे। अब हम इसमें देखेंगे आगे जाके कि भाई पेरिस एग्रीमेंट वाला क्या सीन है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाला ये आया था कोप 21 से रिलेटेड, ये कोप 21 का हो गया। अब कोप 21 इसमें क्या बोलता है, जो करंट है, जो जैसे ये क्योटो प्रोटोकॉल वाले इंडस्ट्रियल एमिशंस वाले, इन्होंने कहा कि ये एक्सपायर हो जाएगा 2020 तक, 2020 तक इसको एक्सपायर कर देंगे। फिर उसके बाद नया चीज लाएंगे इसमें, जो हम अभी पढ़ते हैं ना, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे कर दिया, 3 डिग्री सेल्सियस नीचे कर दिया, ये पेरिस एग्रीमेंट का है। इसको आप किगाली अमेंडमेंट कभी कभार बोलते हो, किगाली अमेंडमेंट, कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस करना है, ठीक है, और लिमिट फर्दर 1.5 डिग्री सेल्सियस का लाना है, जो इंडस्ट्रियल टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर की जो हम बात करते हैं कभी कभी, ठीक है। बस इतना कर लो। अगर इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में, जस्ट आई एम स्किपिंग, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर दिस, और ये कर लेना, दिस पेरिस एग्रीमेंट 2 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ कोप 21, this Bali action plan of COP 13 climate change 2019, and this Kyoto protocol thing is COP 3 and this is from Indonesia industrial emissions 2020 तक इसको एक्सपायर करके फिर पेरिस एग्रीमेंट पे जाना। अगर आपको कनेक्ट करने का मन है तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, ये रहा हमारा टारगेट, ठीक है। इस तरह से इसको आप अग्री करा सकते हो या फिर इस तरह से पढ़ भी सकते हो चीजों को, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। नेक्स्ट अगर आप यूएनएफसीसीसी की बात करें, आई होप यू ऑल हैव टेकन द जस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
अगर आप यूएनएफसीसी में बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन और आता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो आईएसए जो है वो कोप 21 के साइडलाइंस ही फॉर्म हुई थी, यानी पेरिस एग्रीमेंट। तो यहीं पर ऐड कर लेते हैं इसको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी एक टॉपिक इसमें ऐड ऑन हो जाता है। इसमें बेसिकली बात की गई, मोदी जी उस टाइम पे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस सब तो नहीं हो पाएगा, तो 2015 में आया था, इतना तो याद रखना, ठीक है। और इनिशिएटिव था इंडिया का, और कंडीशन क्या था कि ऐसा कंट्री जिसमें 300 सनी डेज होते हैं, मतलब 300 दिन सूर्य भगवान की जहां जहां को उपस्थिति होगी, वहीं वहीं ये पर्टिकुलर अलायंस, वही कंट्रीज उसके अलायंस होंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये तुम्हारा कोप 21 का ही देन है, और इसके 7 ईयर्स भी हुए हैं, और मोदी जी का देन है और इंडिया का है, तो वो इनडायरेक्टली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू इट, एंड इसमें इतना देख सकते हो, रेस्ट इज ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ, बट ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो देख ही लेना इस पर्टिकुलर थिंग में। एंड इफ यू वांट टू डू मोर, जस्ट गो टू द कोप 8। अगर इसमें थोड़ा कुछ और ऐड करना है तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप कोप 8 देख सकते हो, जो कि इंडिया में हुआ था, राइट। और बट ये सोलर अलायंस वाला चीज जरूर देखना, क्योंकि वो इंडिया का इनिशिएटिव था सोलर अलायंस। और वैसे भी इस बार गुजरात गांधीनगर, गुजरात वाले इलेक्शन के टाइम पे वैसे भी सोलर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अनाउंस हुए हैं गुजरात में, तो वहां से भी चीजें आपके लिए कनेक्ट हो सकती है। इस पर्टिकुलर कोप वाले सेशन को प्लीज एज अ रिवीजन देखना, नॉट एज अ लर्निंग कि सर हमें याद करना है। ये सारी चीजें पहले हो चुकी हैं 2-3 बार, अब ये कंक्लूड की जा रही हैं, राइट। और बस इतना देख लो, सफिशियंट है ये यूएनएफसीसीसी के अंदर। एंड दैट मैनग्रूव थिंग जो हम लोगों ने पहले भी देखा, मैनग्रूव, ठीक है। तो उन सब चीजों को जब लिंक करोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज एटलीस्ट वंस, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जंप ऑन करेंगे। यूएनएफसीसी के 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं। पहला बाली एक्शन प्लान, जो कि आया आपको 2007 में, ठीक है। बस इतना ही खत्म कर देना है यहाँ पे। बाली इंडोनेशिया में है, तो G20 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगला G20 का चेयर इंडिया ले रहा है। तो आप अगर मॉक्स देते होंगे आप लोग, तो ये सब क्वेश्चंस मिलते रहता है, इट इज वेरी नॉर्मल। तो अगर इतना भी पता रहेगा तो एटलीस्ट खींच खींच के भी नहीं नहीं तो 15 तो स्कोर कर ही दोगे जीके में, राइट। चलो सेकंड देखते हैं सेकंड देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में होता है। इसके 2 टारगेट्स है जिनको हम हमेशा रखते रहते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा मान लो जैसे याद करते रहते हो 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम में 2 डिग्री और 1.5 डिग्री क्वेश्चन में ही आ गया कि 2 डिग्री सेल्सियस किस एग्रीमेंट में, तो हो जाएगी बत्ती गुल मीटर चालू। तो वही चीज करना है यहाँ पे, 2 डिग्री सेल्सियस 1.5 किस में आया, पेरिस एग्रीमेंट में। पेरिस में एक चीज और आई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में आई थी ये सोलर अलायंस, और इंडिया ने इसको मूट किया था, यानी मोदी जी ने मूट किया। इसमें बेसिकली ये था कि 300 सनी डेज होने चाहिए एटलीस्ट, उन्हीं कंट्रीज को इसका मेंबर बनाया जाएगा, बाकियों को नहीं बनाया जाएगा। अगर यस इतना ही इसको देख सकते हो। लेटर अगर इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एक चीज और ऐड कर सकते हो कि कौन से कंट्रीज हैं, ये देख लेना। जनरली देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सारी कंट्रीज होंगे, मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज ओवरऑल, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ट्रॉपिकल कंट्रीज ही मोस्टली इसमें अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि एक बार और मैंने इसको बताया है, अगर इस तरह से देखो अर्थ को, तो हाँ, इतने बीच में जो कंट्रीज है, लेट्स सपोज इट इज इक्वेटर, तो ये जो बीच में जो कंट्रीज है ना, ट्रॉपिकल कंट्रीज, केवल वही आईएसए में आएंगी। 300 सनी डेज केवल यही हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पे, ये इंडस्ट्रियल एमिशन से रिलेटेड है। अब ये सारे प्रोटोकॉल्स आपकी एक जगह और कनेक्ट हो जाएंगे, याद रखना, बेसल कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन। ये बेसल और रॉटरडैम दोनों मैंने बहुत अच्छे से कराया व्हेन आई वाज डीलिंग विद द बायो वेपन्स, तो जस्ट रिवाइज द बायो वेपन्स एटलीस्ट वंस, ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, ये कोप 3 के थ्रू आया। इतना सफिशियंट, अगर इतना भी कर लोगे वो पूरा कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये देख लिया हम लोगों ने। अब आते हैं बिटकॉइंस पे। ये रिकमेंडेड टॉपिक्स था कि सर एक बार क्रिप्टो करेंसी कवर करा दो, या फिर आई गेस की उसमें यही बताना चाह रहे थे आपकी
क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो आई ट्राइड कि जितने फैक्ट्स हो सके इसमें डाल दिया है मैंने। तो आई होप कि आपने पूछा और एग्जाम में आई भी है। A digital currency designed to work as a medium of exchange through a computer network that is not reliant on any central authority such as a government or bank to uphold maintain it। इस डेफिनेशन को याद रखना, ये डेफिनेशन कोई ऐसे फालतू में नहीं लिखी है मैंने। अब इस डेफिनेशन के थ्रू आई टेक यू टू क्योंकि इंडिया क्यों इसको लीगलाइज नहीं कर रहा है। पहले क्या बताइए कि कोई रिलायबल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी। क्रिप्टो करेंसी पे, डिजिटल करेंसी पे इंडिया 30% टैक्स लगाता है, लेकिन फिर भी इसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी पे कुछ नहीं बोलता। जब सीतारमन से पूछा जाता है कि मैडम ये लीगल है या इलीगल, मैडम कहती है नहीं पता अभी। ठीक है, अभी 30% टैक्स दे लो, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ये वही बात हो गई कि तुम ये कर लो, हम ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं, राइट। एज अ गवर्नमेंट और बैंक टू अपहोल्ड और मेंटेन इट, कि गवर्नमेंट और मेंटेन करेगा दिस एंड दिस ऑल। द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज, देखो ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। एनी गेस कि ये 2009 में ही क्यों हुआ? सर 1 साल पहले 1 साल बाद हो सकता था। याद होगा, अभी हम लोग पढ़ते रहते हैं एससीओ की हर साल एक मीटिंग होती है। एससीओ से मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूं तुम लोगों को। एससीओ की हर साल एक मीटिंग होती है, इस बार भी हुई थी उज्बेकिस्तान में, राइट, कजाकिस्तान, समरकंद। एंड एससीओ की मीटिंग क्यों होती है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी 2008 7-8 से स्टार्ट हुई थी ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस जब जब आते तब तब ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं जो कि स्कैम करते हैं, बेसिकली स्कैमस्टर्स जिनको बोला जाता है। तो 2008 के क्राइसिस के बाद ही ये आया था 2009, तो वहां से ये चीजें अब बैठ जाएंगी दिमाग में। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया गया, फर्स्ट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो 2009 जनवरी में बिटकॉइन बनाया गया। और ये सूडो नेम है, ये कोई पक्का नहीं कि यही था सातोशी नाकामोटो, तो केवल यही थे या फिर कोई और था। इट सूडो नेम जिसके नाम से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन जून 2021 एल सल्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एक्सेप्टेड फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर? एल सल्वाडोर। सितंबर 2021 द गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने सिंगल लार्जेस्ट मार्केट जो था क्रिप्टो करेंसी का, उसने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को कहा कि ये इलीगल है सर। ठीक है, नॉर्वे का सेंट्रल बैंक की बात करें, नॉर्जेस्ट बैंक जिसको बोलते हैं, रिसेंटली हिट अ मेजर माइलस्टोन इन अ डिजिटल करेंसी डेवलपमेंट एफर्ट by realizing the open source code for the country's CBDC sandbox based on the Ethereum technology। अब ये नॉर्वे वाला जो बैंक है, इन्होंने कोड के थ्रू काम करना शुरू किया इस पे। चाइना ने जहां इलीगल किया, एल सल्वाडोर ने लीगल किया और नॉर्वे ने एक कोड बनाया। इथेरियम की बात करें, इथेरियम थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन है। अभी देखेंगे ब्लॉकचेन के भी बारे में, जो ब्लॉक्स बन के आते हैं। ये बहुत बहुत तगड़ा एआई है ब्लॉकचेन। अगर ये आपके लॉ फील्ड में एंटर करता है, इट विल जस्ट गिव अ बूम। ठीक है, हैज ट्रांजिशन फ्रॉम द लेगेसी प्रूफ ऑफ वर्क। अब इथेरियम का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक, कंसेंसस मैकेनिज्म पे आया है। ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। प्रूफ ऑफ वर्क, सर प्रूफ ऑफ वर्क से किस पे आया? प्रूफ ऑफ स्टेक पे आया है। कौन आया? इथेरियम, बिटकॉइन, डॉज, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ द क्रिप्टो करेंसी, ये भी देख लेना एक बार मन हो तो। नेम सम कुछ क्रिप्टो करेंसीज के, कुछ क्रिप्टो के नेम देख लिख के जाना एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिप्टो करेंसी। इस टाइप के क्वेश्चंस अराइव हो सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। तो नो लाइक इफ और बट। आगे देखते हैं, 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्शन इंडेक्स रिलीज हुआ। तो जैसे आपका एक इंडेक्स रिलीज हुआ था रिसेंटली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, UNDP ने निकाला था। अब सबको ही बताना कमेंट सेक्शन में कि HDI में इंडिया की रैंक कितनी है। वैसे इसकी भी एक एडॉप्शन इंडेक्स निकलती है। एडॉप्शन मतलब कि किस कंट्री ने अडॉप्ट किया है, कैसा है। ठीक है, मिडिल ईस्ट, तो ये कंट्रीज हैं मेना, राइट, मेना, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा है कंट्री। अब मेना में 3 कंट्रीज हैं, टर्की, इजिप्ट एंड मोरक्को। ये टर्की है, अभी आपका रिसेंटली न्यूज में भी था। याद रखना, जब भी ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी तो ये टर्की ही था जो नेगोशिएटर था। टर्की और यूएन ने नेगोशिएट किया था किसके बीच? रशिया और यूक्रेन के बीच। तो जिनका भी ये टॉपिक क्लियर है एक बार लिखना कि यस ब्लैक सी इज क्लियर। ठीक है, ये टॉप 30 में थे, टर्की, इजिप्ट और मोरक्को। और ये कौन से कंट्रीज हैं? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज।
अफगानिस्तान को 20th स्पॉट मिला क्योंकि तालिबान ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन कर दिया, तो वो सबसे नीचे चला गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये जो पूरा जो आपका क्रिप्टो करेंसी का झोल है ये ब्लॉकचेन पे ही काम करता है। तो ब्लॉकचेन भी, अब लेकिन इशू क्या आ रहा है ना कि सर ब्लॉकचेन देखो बहुत सेफेस्ट मेथड है, बट स्टिल प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि सर ब्लॉकचेन, अब जब सिंगल क्रिप्टो की बात करें तो कोई गवर्नमेंट नहीं मानने को तैयार है, इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली मानने को तैयार नहीं है कि हम इसे लीगल टेंडर दे दें। लीगल टेंडर देने का मतलब ये हो जाता है कि आप एक्सेप्ट करोगे और लीगैलिटी उसकी होगी कि जो भी आप सामान खरीदोगे उससे, और क्रिप्टो की वैल्यू डेली डेली चेंज होती है, तो भाई ऐसे में तो दिक्कत है। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू जस्ट क्लियर योर डाउट वट एवर इट इज रिगार्डिंग द क्रिप्टो। अगर डाउट क्लियर होगा इन द एंड तो प्लीज जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि क्रिप्टो इज क्लियर, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, इट इज द टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू अ चेन ऑफ ब्लॉक्स containing digital information stored in a public database। ऐसे ब्लॉक्स बने होंगे जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं बेसिकली, और ये पब्लिक डोमेन में ही रहेंगे, लेकिन ये एक्सेसिबल इतना आसान नहीं है। ब्लॉकचेन कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्लॉक्स, नोड्स और माइनर्स। ये ब्लॉकचेन माइनिंग कही जाती है, क्रिप्टो माइनिंग भी एक टर्म आता है, एक बार आपके शायद एलेट ने पूछा था ये चीज। ब्लॉक्स, नोड्स एंड माइनर्स, ये 3 वर्ड याद रखना। ब्लॉक, एवरी चेन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स, जैसे इसमें देखा हम लोगों ने, अगर एक चेन है तो इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स थे, एंड ईच ब्लॉक हैज 3 बेसिक एलिमेंट्स, और सभी ब्लॉक के अपना अपना एक बेसिक एलिमेंट होता है। डेटा कितना, 32 बिट, होल नंबर कॉल्ड नॉन्स। ये जो होल नंबर है 32 बिट में, उसे हम कहते हैं नॉन्स। द नॉन्स इज रैंडमली जनरेटेड व्हेन अ ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हिच देन जनरेट, इट्स लाइक अ वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी के जैसा है कि नॉन्स रैंडमली जनरेट होते हैं नंबर्स, उतने बिट का वो डेटा आगे प्रोसेस करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट द 256 बिट नंबर वेडेड टू द नॉन्स, एंड उसे हैश कहते हैं। और फर्स्ट ब्लॉकचेन इज क्रिएटेड एंड नॉन्स जनरेट्स द क्रिप्टोग्राफिक हैश। ठीक है, माइनर्स, माइनर्स क्रिएट अ न्यू ब्लॉक्स ऑन द चेन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग करके वो नया ब्लॉक निकालते हैं। नॉड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज डिसेंट्रलाइजेशन। नॉड्स हेल्प करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में, मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब बट जाता है पूरा, सेंट्रलाइज नहीं हो पाता। और डिसेंट्रलाइज पहली बार कब हुआ था? 2009 सतोशी नाकामोतो वाला हमने देखा भी जस्ट। नाउ इट कम्स टू द ग्रेट नॉट। देखो ग्रेट नॉट को जब देखोगे, एंड आई सजेस्ट यू कि देखना ग्रेट नॉट कैसा दिखता है। ग्रेट नॉट जो स्पीसीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्पीसीज है, और वो रशियन मतलब टाइप साइड का है। उससे पता भी चल रहा है कि उसके जो लेग्स होते हैं उस पे वो मुड़ा हुआ रहेगा एक इस टाइप का। आपको अगर आप मेरी ड्राइंग को देखें तो इस तरह से अगर उसका पैर है लेट सपोज, तो यहाँ पर एक नॉट बना रहेगा, इस पे कुछ मार्क्ड होता है पहले से उसी, इसलिए हम कहते हैं द ग्रेट नॉट। ठीक है, अ ग्रेट नॉट फ्रॉम रशिया बिलोंग टू द एंडेंजर्ड कैलिड्रिस टेनरिस्ट। ठीक है, इसके स्पीसीज का नाम देख लो, केरला के कोस्ट पे आया है, 9000 किलोमीटर फ्रॉम विंटर सोजर्न, और रिसेंटली मेनी जुवेनाइल ग्रेट नॉट्स हैव बीन टैग्ड विद मोस्किया रिंग्स इन द कामचटका पेनिनसुला इन ईस्टर्न रशिया। ठीक है, मोस्कवा रिंग से इसको नॉट किया जाता है, ये जो रिंग मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ताकि पता चल सके कि हाँ सर कहाँ का है। ठीक है, और ग्रेट नॉट इज एन इंटरनेशनल माइग्रेटरी वेडिंग बर्ड दैट ट्रैवल्स वास्ट डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड साउदर्न हेमिस्फीयर समर फीडिंग ग्राउंड्स। ऑब्वियसली विंटर है तो समर के साइड भागेंगे ये लोग। द ग्रेट नॉट इज अ मीडियम साइज शोर बर्ड विद अ स्ट्रेट स्लेंडर बिल ऑफ मीडियम लेंथ, द हेवी स्ट्रीक हेड एंड नेक। कंजर्वेशन लिस्ट क्या है? थ्रेटेड लिस्ट है, एंडेंजर्ड में आता है भाई साहब। अब इसमें देखना, इसमें केवल इतना ही नहीं पढ़ना है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू कनेक्ट दीज टॉपिक्स एक दो स्टेप आगे पीछे, राइट। तो इसमें देखो कि ये टॉपिक किस तरह से कनेक्ट होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेट नॉट, राइट। ग्रेट नॉट, ग्रेट नॉट से लिंक कर लो दो जगह से। एक हम लोगों ने रिसेंट देखा था एमोर फैल्कन, और ये सारे माइग्रेटरी साइट के हैं और कोई नहीं। और एक हम लोगों ने देखा अभी गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, ये 3 हम लोगों ने चीज देखे हैं अभी। इन सब में एक चीज आती है बार बार, दैट इज द आईयूसीएन। आईयूसीएन से याद करते हैं, याद रखना थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि उसका यूएनएफसीसीसी का पुराना नाम तो वो आईयूसीएन था बेसिकली।
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पुराना नाम था IUPN। IUPN बनता है 1948 में और इसका नाम IUCN हो जाता है 1956 में। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका आपको हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है जो कि है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। राइट, अभी IUCN पे ही है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और ये फ्रांस में बनता है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप आगे माइग्रेटरी वाले भी चीज पे जाएंगे। अभी आई वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन हियर क्योंकि एंडेंजर्ड जानना जरूरी है। ठीक है, देखो जब भी IUCN की बात आती है तो एक लिस्ट होता है जिसे हम कहते हैं रेड लिस्ट, से हम करेंगे रेड से कवर। ठीक है, रेड लिस्ट में थोड़ी सी स्पीसीज की बनती है, डेट इज पहला होता है जिसको कभी हम लोगों ने इवेल्युएट नहीं किया, ये दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। उसके बाद आता है सेकेंड थिंग, दैट इज द डेटा इनसफिशिएंट, डेटा ही नहीं है उनका। ठीक है, ये दूसरा हो गया। उसके बाद जो तीसरा आता है दैट इज द लीस्ट कंसर्न, LC। लीस्ट कंसर्न है अब थ्रेटन के, मतलब कगार पे है कुछ दिन में थ्रेटन हो जाए। एक आता है नियर थ्रेटन, मतलब बस गया ही, बस एक ब्लो मारो काम खत्म, कोप दी ग्रा वाला। अब तीन चीजें आ जाती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोग हर डेली डेली देखते भी हो। सबसे पहला आता है वल्नरेबल, राइट, वल्नरेबल। उसके बाद आएगा एंडेंजर्ड, उसके बाद आता है आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर उसके बाद आ गया एक्सटिंक्ट पे, और फिर फाइनली खत्म ही हो गया ये वाइल्ड एक्सटिंक्ट है। इसको याद रखना जरूरी, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंजर्ड। मेरे हिसाब से अगर मानोगे तो इसे इस तरह से याद कर सकते हो, व्हाई आई एम डूइंग दिस लाइक आई एम डूइंग इन अ कॉपी, वेट, इसको याद रख सकते हो आप इस तरीके से। अगर ये तीनों की बात करो तो वल्नरेबल, राइट, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, इसको ऐसे देखो, एंटिटी करके देखना, CEENVE, वेंसी करके याद रख सकते हो, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और इसी लाइन में याद होना चाहिए, ये इसी तरीके से आती है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, ये तीन स्पीसीज होती है अंडर द IUCN रेड लिस्ट के अंदर कैटेगराइज्ड है। नाउ क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक पर्टिकुलर आपके लिए कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हो, और कोप CMS भी होता है, याद रखना कोप CMS भी होता है, और गुजरात में हुआ भी। इसमें एडिशन होगा पूरा उस टॉपिक का, लेट मी डू इट हियर, क्योंकि बर्ड्स आई होप इट इज विजिबल। तो CMS जिसे हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज, और ये है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज, राइट। अब ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज जो है 1979 में साइन हुई और इफेक्टिव हुई 1983 में, और ये साइन कहाँ हुई थी, बॉन, जर्मनी में। इसलिए सुना होगा, पढ़ा होगा अगर इसको, तो बॉन को हम कहते हैं बॉन कन्वेंशन। तो आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बॉन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, सर माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज से रिलेटेड है, राइट। बस अगर इतना भी कर लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यस, ये एमूर फैल्कन जो है ये सब इसी में आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स में। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज 1979 1983, बॉन कन्वेंशन, बॉन जर्मनी में हुआ था। और इतना कर लो, और प्रीवियस वाला जो हम लोगों ने किया है अभी जस्ट उसको कर लो। गंगैटिक डॉल्फिन वाला भी देख लिया हम लोगों ने, नमामि गंगे गंगा एक्शन बहुत डिटेल में देखा था, एमर फैल्कन भी देखा, और ये केरला कॉस्ट में जो ये आई है इनको भी देख लिया। अब आता है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये टॉपिक मेरे दिमाग में था पहले से, बट आई वाज थिंकिंग कि चलो किस दिन कवर करते हैं, तो चलिए मिल ही गया मुझे भी मौका कवर करने का।
लेकिन स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी अभी देखने से पहले एक चीज जान लो कि स्टैचू में क्या क्या स्टैचूज इंपॉर्टेंट हैं। अभी देखेंगे ही स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है। इसके साथ देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, राइट। स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ हमारे पास एक टॉपिक और आ जाता है, डेट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस होलोग्राम, ठीक है। इनकी भी स्टैचू कहाँ बनी थी? इंडिया गेट के सामने। और इस टाइम पे हम लोगों ने देखा था राजपथ का नाम चेंज करके कर दिया गया था कर्तव्य पथ, और ये सितंबर में ही हुआ है सारा, राइट। तो ये 3 इंसिडेंट हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, यूनिटी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस होलोग्राम। ये 4 टॉपिक्स एटलीस्ट इतना तो करके ही जाना अगर स्टैचू की बात आती है तो। चलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं कि 108 फीट है, पहला तो क्वेश्चन यही आता है। और किसने बनाया ये सब देखेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू फॉर अ फाउंडर ऑफ अ सिटी, ये याद रखना। वर्ल्ड फर्स्ट स्टैचू किसकी बनाई गई जो कि किसी सिटी के फाउंडर भी थे, तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नदा प्रभु केम्पेगौड़ा, ये केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट से रिलेटेड है। नदा प्रभु केम्पेगौड़ा फाउंडर ऑफ नामा बेंगलुरु, माय बैड, नामा बेंगलुरु मतलब बेंगलुरु के फाउंडर हैं ये आप केम्पेगौड़ा साहब। और 108 फीट इनकी स्टैचू की हाइट है और वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है किसी भी सिटी के फाउंडर की, ठीक है। डिजाइन्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द टीम हु हैव कंप्लीटेड, ये ऑटोमेटिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी क्वेश्चन में आ गया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर ने ही इसको कंप्लीट किया है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी आपके लिए फ्रेम हो जाता है। स्वॉर्ड इनका 4000 किलो का है, सोच रहे हो। स्टील इनके 120 टन है, ब्रॉन्ज 98 टन एंड कॉस्ट इज 94 करोड़। एंड द ये मैग्नानिमस स्टैचू स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल ऑफ 18 फीट का तो पेडेस्टल है केवल। एंड कैंपेगौड़ा स्टैचू एंड थीम पार्क टोटल बिल्ट एरिया 23 एकड़ में बना है। ये कैंपेगौड़ा पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक चीज आई दैट आई वांट टू ऐड ऑन हियर, कि बेनिफिट ये है इसमें आपका कि जब होलोग्राम पढ़ोगे या फिर कर्तव्य पथ पढ़ोगे, दोनों में से किसी को भी ले लो, तो एक टॉपिक आता है दैट इज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। इसका भी बीच में बड़ा बवाल चला था स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया का, कि भाई वो शेर दहाड़ रहा है, बोल रहा है, तो ये देख लेना। और 2 चीजें हैं, एक है सारनाथ स्टैचू और एक है सारनाथ कैपिटॉल, और ये दोनों अलग अलग जगह हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सारनाथ स्टैचू कहाँ है और कैपिटॉल कहाँ है। और इस पे एक चीज भी लिखी हुई है दैट इज मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन तो क्लैट नहीं पूछा हुआ है, तो वो जस्ट सिंक हुआ वो वहां पे, क्योंकि एक स्टैचू भी और था दैट इज दिस वन। स्टैचू नहीं बोलना चाहिए मुझे बाय द वे, दैट इज द स्टेट एम्बलम, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। चलिए आते हैं नदार प्रभु केम्पेगौड़ा के ऊपर, कि नदार प्रभु हिरिये केम्पेगौड़ा इज आल्सो नोन एज द केम्पेगौड़ा, ही वाज अ chieftain अंडर द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर से हैं ये रिलेटेड। कैपिटल कर्नाटक बेंगलुरु वाज फोर्टिफाइड बाय केम्पेगौड़ा इन 1537। He erected many Kannada inscriptions in the religion. Kempegowda was one of the most well-educated rulers of all time, and he died in 1569, having ruled for about 56 years. 56 साल का इनका राज्य था, 1569 में इनकी डेथ हो जाती है। ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 108 फीट टॉल ये किया था। द स्टैचू वाज कॉन्सेप्टेड रामवी सूतर जो है ये तुम्हारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी हैं और इनको पद्म अवार्ड भी मिला हुआ है। द स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी इज मेड विद 98 टन एंड 120, अभी देखा था। और उस टाइम पे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बासवराज बोमानी साहब भी थे वहीं पर, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी अहेड, ये देख लेना। और ये दोनों थ्रेट टू द फेडरलिज्म इन एग्रीकल्चर एजुकेशन, ये आई थिंक अभी तक मैंने जितना अक्टूबर का एनालिसिस देखा है नवंबर का, उसमें वन ऑफ द बेस्ट लिंक मैंने देखा है, क्योंकि गवर्नर के टॉपिक को एग्रीकल्चर से कैसे रिलेट किया जाता है इस टॉपिक ने बताया है। तो आपसे भी क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हो, सर कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ से कहाँ हो गया, क्या से क्या हो गया। और गवर्नर के ऊपर मेरे पास क्वेश्चन भी है तो भी बताना। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कल भी बताया था, जितनी चीजें वो सब इसमें, बस एक चीज ऐड ऑन कर लेना पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में, कि जो पर्सन है वो विल भी बना सकता है किसी और के नाम पे। विल का मेरा मतलब है वो किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है, नॉमिनी भी बना सकता है कि हाँ भाई इसको करा दियो एक्सेस।
ठीक है, तो इस चीज को छोड़ना मत। एंड प्लीज रीड दिस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसके रिगार्डिंग लग रहा है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आई टेल यू, फॉर श्योर आई टेल यू। और ये चौथी बार ऐसा हो रहा है, तो 4th नंबर का बिल है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। द सेंट्रल गवर्नमेंट वीक टेबल द दिस वीक, ये बता देना, अभी जस्ट ही देखा, कुछ इसमें एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस है नहीं। ब्राजील हैज नॉट वन, ये ब्राजील अभी रिसेंटली न्यूज में भी था। एक तो इलेक्शन हुआ है, ऊपर से बोल्सोनारो साहब ने ये भी कह दिया कि 2025 में कोप हम होस्ट करेंगे। भाई करने दो हमको, हमारा भी कुछ बनता है। और इन्होंने स्टार्ट भी किया था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, याद रखना। तो वहां से एक ब्राजील के ऊपर एक क्वेश्चन ये भी बनता है। द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, ये तो बता ही दोगे आई गेस। एड एंड एडवाइस, ये आपके मोहम्मद साहब। एज एन इंडिपेंडेंट नेशन हाउ मेनी टाइम्स द सर्बिया, ये ट्वाइस होगा इसका आंसर, जिन्हें नहीं पता है। सो इतना करिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर इट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।